और जवाब देने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो प्रश्न है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? कल तो ये बता दिया था आप लोगों ने। कल तो ये जवाब, हाँ, कल तो ये जवाब तुम लोगों ने दे दिया था। अब बात होती है फिर, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? ऐसा कैसे लग रहा था कि गिल्लू जो है वो परिचारिका की भूमिका निभा रहा है, सेविका की? कौन बताएगा? गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? बताइए, जल्दी बताइए। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? इसका मतलब प्रश्न उत्तर आप लोग नहीं याद किए हो, नहीं पढ़े हो। हाँ, बोलो, जल्दी बोलो। किसी को नहीं पता है? नहीं पता है तो बोलो, मैं बता रही हूँ। लेखिका जब मोटर दुर्घटना में, जब लेखिका मोटर दुर्घटना से आहत हो गई थी या दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और कुछ दिनों के लिए वो अस्पताल में उन्हें जाना पड़ा, और जब वो स्वस्थ होकर लौटी, घर लौटी, तो गिल्लू उनके तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता। ऐसा लगता था कि कोई सेविका जो है वो उनकी सेवा कर रही है, और इस तरह गिल्लू एक परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। बात आई समझ में? सबको समझ में आ रही है बात? हेलो, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? तो क्यों नहीं तुम लोग बोल रहे हो? 10 बार मैं पूछती हूँ और कोई तुम लोग रिप्लाई नहीं देते हो। गिल्लू की किन चेष्टाओं से आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? कैसे लगा? गिल्लू क्या ऐसा काम करने लगा जिससे पता चला कि अब उसका समय जो है, कौन सा समय? मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। ये कैसे पता चलने लगा? बताइए। गिल्लू की किन चेष्टाओं से हाँ, बोलो। हाँ, 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 वेरी गुड। हम्म। हाँ, हाँ। हम्म। हाँ, 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 गुड। देखिए, गिल्लू की किन चेष्टाओं से, यानी गिल्लू का काम जो था रोज की दिनचर्या के अनुसार उस दिन नहीं था। और ये गिल्लू का ही नहीं बच्चों, ये तो गिल्लू एक जानवर था, गिलहरी का बच्चा था। मानव के जीवन में भी यदि अंत समय जब आ जाता है, मनुष्य का भी जब वो मृत्यु के एकदम निकट पहुंच जाता है, तो उसकी दिनचर्या जो है, यानी दिनचर्या का अर्थ हुआ रोज सुबह से उठकर सुबह से लेकर रात तक वो जो भी काम करता है उसको कहते हैं दिनचर्या। लेकिन जब मृत्यु किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जीव की जब नजदीक रहती है, तो उसके दिनचर्या चर्या में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या होता है कि जैसे मनुष्य जब स्वस्थ रहता है या कोई भी जीव जब स्वस्थ रहता है, तो सवेरे उठते ही वो अपना खाना खाता है, घूमता है, बाहर जाता है, तो ऐसा देखकर लगता है कि कुछ भी अनहोनी नहीं है, कुछ भी और दिनों की अपेक्षा अलग नहीं है। तो उस दिन भी गिल्लू भी क्या किया, रोज जो काम करता था, रोज जैसे उसकी दिनचर्या थी उसके अनुसार वो उस दिन कार्य नहीं कर रहा था। उसने दिन भर न कुछ खाया, न बाहर ही घूमने गया, और रात में भी जब वो प्रतिदिन वो अपने झूले में ही सोता था, लेकिन जिस रात उसकी मृत्यु होने वाली थी, उस दिन वो अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया, और अपने ठंडे ठंडे पंजों से, क्योंकि मृत्यु के समय हर किसी का शरीर, चाहे वो मनुष्य हो फिर चाहे जीव, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठंडा इसलिए पड़ जाता है कि उसके ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम होने लगती है,
और धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो जिसके कारण खून जो है वो जमने लगता है और फिर धीरे धीरे उसकी गर्माहट समाप्त हो जाती है और हाथ पैर के तलवे जो है वो ठंडे हो जाते हैं। तो गिल्लू के साथ भी यही हुआ। वो ठंडे पंजों से क्या किया कि लेखिका की उंगली को पकड़कर उनके हाथ से चिपक कर और उनके बिस्तर पर ही सोया रहा। और लेखिका ने जब देखा कि उसके हाथ, उसके पंजे बहुत ठंडे हो गए हैं, तो उसको गर्माहट देने के लिए उठकर उन्होंने हीटर भी जला दिया। लेखिका को लगा कि शायद गिल्लू को ठंड लग रही है, तो इसलिए उन्होंने हीटर भी जला दिया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। गिल्लू रात में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इस पंक्ति का आशय, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ, यानी सवेरा होता है तो क्या होता है, सूर्य की सुनहरी किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, और पृथ्वी पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें स्पर्श करती हैं तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सभी उस किरणों के स्पर्श से एक नई ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। तो इस कथन का आशय यही है कि गिल्लू इस जीवन में सो गया हमेशा के लिए, यानी वह सबसे विदा लेकर इस दुनिया से चला गया, और लेखिका का यह विश्वास था कि उसकी आत्मा फिर किसी न किसी रूप में जरूर जीवित होगी। यानी गिल्लू इस जीवन में सो गया अगले जन्म की शुरुआत के लिए, क्योंकि जब तक मनुष्य का शरीर या किसी भी जीव जंतु का शरीर इस जीवन को नहीं त्यागेगा तब तक दूसरा जीवन उसे प्राप्त नहीं होगा। और वैसे भी कहा जाता है कि सिर्फ आत्मा अमर रहती है, शरीर तो अपना चोला बदल लेता है। जिस तरह से किताब के ऊपर हम लोग कवर लगाते हैं, जिल्द लगाते हैं, उसी तरह आत्मा जो है वो एक पुस्तक है, और उसके ऊपर जो हम इस शरीर जो मिलता है वो जिल्द है, जो हमेशा अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। तो लेखिका को यह पूर्ण विश्वास था कि गिल्लू जो है इस जीवन में सो गया और अगले जन्म में फिर वो किसी न किसी रूप में जरूर इस दुनिया में आएगा। यह लेखिका को पूरा विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि, क्योंकि कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का सबसे जो पसंदीदा वस्तु होता है या पसंदीदा जगह होता है, वहां उसकी एक तरह से आत्मा बसी रहती है। तो गिल्लू का भी सबसे ज्यादा झुकाव, सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह क्या था? सोन जूही की लता। और गिल्लू के मरने के बाद उसकी समाधि उसी के नीचे बना दिया गया, उसी सोन जूही की लता के नीचे। तो सोन जूही की लता के नीचे बने गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में एक विश्वास था कि गिल्लू इसी सोन जूही की बेल पर एक पीले फूल के रूप में जन्म लेगा, और यही कारण है कि सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई, क्योंकि लेखिका यह सोचने लगी कि शायद ये गिल्लू ही है जो फूल के रूप में, पीली कली के रूप में इस पौधे पर खिला हुआ है। आई बात समझ में सबको? हाँ बोलो। अब इसके बाद सबसे पहले आपके परीक्षा में 5 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर के, 2 नंबर के देखिए प्रश्न हो सकता है एमसीक्यू के रूप में भी आ सकता है, एक वाक्य के रूप में भी आ सकता है, या एक शब्द के रूप में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हिंदी में कभी एक शब्द तो होता नहीं है, उसके साथ जैसे में, के, की, ये सब तो रहेगा। ठीक है, क्योंकि बिना इसके आपका शब्द वाक्य जो है, अर्थ जो है वो पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से एक वाक्य का आ सकता है, एक शब्द का आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, 2 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, 3 नंबर के आ सकते हैं, 5 नंबर के आ सकते हैं। तो 5 नंबर के प्रश्न जो है वो आपको कम से कम 50-60 शब्द तो लिखने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से यदि 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, नहीं भी आते हैं, तो 3 नंबर के तो जरूर रहेंगे, तो 3 नंबर में भी थोड़ा ज्यादा लिखना होगा। अभी आप परीक्षा में लिख रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा लिख दे रहे हैं, मतलब 3 नंबर के लिए कम से कम 6-7 पंक्ति काफी है, तो कुछ बच्चे 10 पंक्ति, 12 पंक्ति, 15 पंक्ति लिख दे रहे हैं। अनावश्यक बात, अनावश्यक लेखन न करें। और कुछ बच्चे बहुत ही कम लिखते हैं, मुश्किल से 2 से 4 पंक्ति, 2 से 4 पंक्ति में भी आंसर पूरा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखिए,
जैसे सबसे पहले एक प्रश्न मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, सुनिए ध्यान से कि किस तरह से क्या लिखना है उसमें। गिल्लू लेखिका को किस परिस्थिति में मिला था, ये पहला प्रश्न का अंश है, पहला अंश है। और लेखिका ने दूसरा अंश, उसी प्रश्न का दूसरा अंश, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद, लेखिका ने उसका उपचार किस संवेदनशीलता के साथ किया। तो पहले तो आपको लिखना होगा कि लेखिका को गिल्लू जो है वो किस परिस्थिति में मिला था, कहाँ मिला, कब मिला, कैसी अवस्था में मिला। प्रश्न को पहले समझिए आप लोग। तो इसका उत्तर पहले लिखेंगे कि एक दिन लेखिका जब सब सुबह में टहल रही थी तो उन्हें एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा गमले में निश्चेष्ट सा, यानी बिनी, आपकी जरूरी नहीं है कि निश्चेष्ट ही लिखे, क्योंकि किताबी भाषा को बिल्कुल न लिखे, अपनी भाषा में लिखिए। एक दिन जब लेखिका सुबह टहल रही थी तो एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा उनको लगभग बेहोशी की अवस्था में मिला, बेहोशी की हालत में, है ना। निश्चेष्ट सा मतलब बिना किसी हरकत के, यानी बेहोशी की हालत में मिला था, कौमा, जिसे कौवों ने अपनी चोंच से बुरी तरह घायल कर दिया था। लेखिका उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से खून पोंछकर उसके घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर उसे धीरे धीरे दूध पिलाया, पर दूध की बूंदे उसके मुंह के दोनों तरफ गिर गई। इस तरह से लेखिका को गिल्लू इस परिस्थिति में मिला था। और फिर लेखिका ने किस तरह से उस उपचार में अपनी संवेदनशीलता दिखाई। अब इसको दो पैरा में यदि प्रश्न आता है तो आपका पैराग्राफ भी चेंज हो जाएगा। ये तो पहला मैंने बताया कि किस परिस्थिति में मिला। अब दूसरा पैराग्राफ है, प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न नहीं, दूसरा अंश, एक ही प्रश्न का दूसरा अंश, कि लेखिका ने उसका उपचार किस संवेदनशीलता के साथ किया। 2 दिनों तक देखभाल करने के बाद तीसरे दिन गिल्लू अच्छा हो गया, उसका स्वास्थ्य लगभग ठीक हो गया। इसके बाद वह लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका ने उसका उपचार बड़ी संवेदनशीलता के साथ किया था। जिस प्रकार एक व्यक्ति की देखभाल की जाती है, ठीक उसी प्रकार लेखिका ने भी गिल्लू की देखभाल की। तो इस तरह से ये 5 नंबर के प्रश्न जब भी आते हैं तो खंड करके आते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट एक बार लिखेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करके दूसरा पार्ट। बात समझ में आ रही है सबको? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, हेलो। फिर है कि लेखिका के पास कई पशु पक्षी थे जिनसे लेखिका का पशु पक्षी प्रेम स्पष्ट होता है। इसके बावजूद गिल्लू उनमें विशिष्ट कैसे था? अब लेखिका के पास ढेर सारे पशु पक्षी थे, लेकिन गिल्लू उनमें विशिष्ट खास था। कैसे? तो लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे जिनसे लेखिका का गहरा लगाव था, क्योंकि लेखिका सभी पशु पक्षियों को समान दृष्टि रखती थी, सबके साथ समान व्यवहार करती थी। उनमें से किसी को भी लेखिका के साथ लेखिका की थाली में बैठकर खाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था। लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, गिल्लू खिड़की से निकलकर आंगन, दीवार, बरामदा पार करते हुए लेखिका के खाने की मेज पर पहुंच जाता और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता। खाने के लिए तो थाली के बाहर न बैठना पड़ेगा, लेकिन गिल्लू की कोशिश यह होती कि वो लेखिका के थाली में बैठकर खाए। लेखिका बड़ी मुश्किल से उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह लेखिका की थाली में से एक एक चावल निकालकर बड़ी सफाई से खाता। यानी चावल कभी वो बिखेरता नहीं था टेबल पर, बल्कि बड़ी सफाई से एक एक चावल को निकालता और खाता। तो इस कार्य से पता चलता है कि लेखिका के पास रहने वाले पशु पक्षियों में गिल्लू जो था वो खास था या विशिष्ट था, क्योंकि उनकी थाली में खाने की हिम्मत अन्य जानवरों और पशु पक्षियों में नहीं था, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गिल्लू जो है बिना बुलाए फुदकते हुए, जैसे ही लेखिका के खाने का समय होता और वह टेबल पर पहुंचती, बिना बुलाए गिल्लू फुदकते हुए सभी जगह से आंगन को पार करता हुआ, खिड़की को पार करते हुए, बरामदे को पार करते हुए और कूदते फांदते लेखिका के टेबल पर आकर खाने के लिए बैठ जाता। आई बात समझ में सबको? हाँ। नेक्स्ट, गिल्लू को मुक्त क्यों और कैसे किया गया? इससे लेखिका की मानवीयता कैसे प्रदर्शित होती है? तो गिल्लू को, जब गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी गिल्लू जब 1 साल का हो गया,
तो बाहर की जितनी गिलहरियां थी वो गिल्लू के जाली के पास आकर, खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके कुछ कहती रहती थी, और गिल्लू भी जाली के पास बैठकर बड़े अपनेपन से उनको झांकता रहता था, क्योंकि उस समय तक गिल्लू जब 1 साल का हुआ उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वह अपने झूले में ही डलिया में बैठकर झूलता रहता और अपने ही साथियों को बाहर से उनको देखकर, वो खिड़की से बाहर उन लोगों को देखकर बड़ा खुश होता और अपनेपन से झांकते रहता था। उसकी इस स्थिति को देखकर लेखिका को लगा कि शायद गिल्लू उनके बीच में जाना चाहता है, और इसलिए लेखिका को गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता लेखिका ने समझी, और इसलिए लेखिका ने खिड़की कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। और कहाँ के जाली का कोना? खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया, और इसी रास्ते से गिल्लू बाहर चला गया और जाकर अपने दोस्तों और अपने साथियों के बीच बहुत खुश हुआ। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू को मुक्त कर दिया। अब वह हमेशा इसी रास्ते से बाहर जाने लगा, और लेखिका ने इस तरह का व्यवहार उसके साथ इसलिए किया क्योंकि गिल्लू भी एक प्राणी था, और अपने लोगों के बीच किसी भी व्यक्ति को, चाहे प्राणी को, रहना अच्छा लगता है। और इसी भावना को, लेखिका की इसी मानवीय भावना को ये भाव प्रदर्शित करता है कि वह प्राणी मात्र के लिए ही स्वतंत्रता के पक्षधर रही हैं। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, और साथ ही किसी भी अन्य प्राणी को उस पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। लेखिका इस विचार की घोर समर्थक रही है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे वो मनुष्य है तो उसको अधिकार है कि वो स्वतंत्र रहे, और वो जानवर है, पशु पक्षी है, तो उसको पिंजरे में कैद रखें, उसको जंजीर में जकड़ के रखें, उसको घर में कैद रखें। लेखिका इस बात की पक्षधर नहीं थी। उनकी मानवीयता इसी बात से प्रदर्शित होती है कि सिर्फ एक दिन उन्होंने गिल्लू को देखा कि वो बाहर बैठकर खिड़की से अपनेपन से झांक रहा है, और उसकी इस दृष्टि को लेखिका ने पहचान लिया, और उनको, लेखिका को लग गया कि नहीं, गिल्लू भी अब अपने दोस्तों के बीच, अपने ही जाति के जानवरों के बीच, ये जीवों के बीच रहना चाहता है, और शायद अभी की स्थिति से वह ज़्यादा खुश रहेगा उनके साथ रहकर। और इसी भावना को महसूस करने के साथ ही लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि वह आज़ादी और स्वतंत्रता को कितना ज़्यादा पसंद करती थी, चाहे वो मानव के लिए हो आज़ादी या फिर चाहे जीव जंतुओं के लिए हो। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, समझ में आ रहा है तुम लोग को? उसके बाद अस्वस्थ लेखिका का ध्यान गिल्लू किस प्रकार रखता था, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि गिल्लू लेखिका से बहुत प्रेम करता था। वह उनके साथ खेलता था, उनकी थाली में भोजन करता था। एक बार जब लेखिका की मोटर दुर्घटना में लेखिका घायल हो गई और कुछ दिनों तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा, तो उनकी अनुपस्थिति में गिल्लू का मन नहीं लगता था। और इतना ही नहीं, वह रोज लेखिका के आने की राह देखता और उनके कमरे में जाता, फिर वहां किसी दूसरे को देखता तो निराश होकर लौट जाता। और इस दौरान उसका सबसे प्रिय भोजन काजू, उसने एक मनुष्य की तरह खाना पीना भी छोड़ दिया था लेखिका की अनुपस्थिति में। और लेखिका जब घर लौटी तब वो उनके तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से, जबकि इस चीज के लिए कोई उसे सिखाया नहीं था, लेकिन उसमें मानव की तरह सेवा की भावना भी भरी हुई थी। एक छोटा सा जीव जिसको ये पता नहीं था कि किस तरह से किसी की सेवा की जाती है, लेकिन वो लेखिका के सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता। तो इस तरह से लेखिका को ऐसा महसूस होता कि कोई सेविका उसकी सेवा कर रही है। और इन सब गतिविधियों के कारण उसकी सेवा भाव को देखकर ऐसा पता चलता है कि गिल्लू भी लेखिका को बहुत प्रेम करता था, और उसके इसी स्वभाव के कारण लेखिका भी गिल्लू से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो इससे पता चलता है कि गिल्लू एक था तो जीव, गिलहरी का बच्चा, लेकिन उसमें सेवा भाव कितना अधिक था। फिर गिल्लू कैसे एक संवेदनशील प्राणी है, इसके बारे में भी वही कि वह अपने पंजों से लेखिका की सेवा करता था। महादेवी वर्मा से जिस तरह से कोई बच्चा घुल मिल जाता है, उस तरह से घुल मिल गया था। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो पैर से पर्दे पर चढ़ता और फिर उससे उतरकर उनके शरीर पर कूदता, खाने के लिए उनकी थाली में बैठ जाता। तो इस तरह से जब वो अस्पताल से लौटी तो उनके सिरहानी बैठकर उनकी सेवा करता। तो गिल्लू के इन सभी कार्यों से पता चलता है कि वो एक संवेदनशील प्राणी है। अब एक प्रश्न है कि
गिल्लू कहानी जो है हमारे स्वभाव में जीव प्रेम को किस प्रकार विकसित करती है, ये गिल्लू कहानी के आधार पर लिखना है। यानी गिल्लू कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। किसी भी पाठ का संदेश भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो भी पाठ आप पढ़ रहे हैं, अभी जैसे आपने गिल्लू पाठ को पढ़ा, अब इसमें प्रश्न है कि इस गिल्लू कहानी से भी आपको कोई संदेश मिलता है, कोई शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले तो शिक्षा यही मिलती है कि लेखिका महादेवी वर्मा के जीव प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं। तो लेखिका जिस तरह से घायल गिलहरी के बच्चे का उपचार करती हैं, उसके खाने पीने के का प्रबंध करती हैं, उसे परिवार के एक सदस्य के रूप में उसे पालती हैं, उसकी देखभाल करती हैं, और दोनों में बहुत ही प्रेम का संबंध भी बन गया था। तो इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि लेखिका की भांति हम लोगों को भी जीव जंतुओं को प्यार और आत्मीयता से पालकर उन्हें अपने घर में सदस्य के समान रखना चाहिए। अगर वो जीव हैं, जानवर हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको जंजीर में बांधकर हम उनकी आज़ादी उनसे छीन लें, क्योंकि प्यार में भी वह ताकत होती है जो बेजुबान जीव जंतुओं को भी सच्चे अर्थों में एक सेविका की भांति, परिचारिका की भांति हम प्रेम दे सकते हैं, और वो भी हमें प्रेम दे सकते हैं। हमारे जीवन के सूनेपन के अभाव को दूर कर सकते हैं। इसलिए अक्सर आप देखिएगा कि घर में लोग कुत्ता भी पालते हैं। कहा जाता है कि कुत्ता सभी जीवों में सबसे ज्यादा स्वामी भक्त होता है। जीवों के साथ हमारे को रखने से हमारे अंदर दया भाव का संचार जो है जीव करते हैं, तथा हमें प्रकृति की ओर मोड़ते हैं और प्रकृति के साथ हमारा संबंध स्थापित करते हैं। तो इस तरह से ये कहानी जो है हमारे स्वभाव में जीव प्रेम को विकसित करते हुए प्रेरणा देती है कि हम अपने प्यार, अपनत्व एवं ममत्व से किसी भी जीव को अपना मित्र बना सकते हैं, घर का सदस्य बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न हैं, बहुत सोच समझ करके एक ही बात को आपको घुमा फिरा कर लिखना है। पूरा पाठ का सारांश अपने दिमाग में रखेंगे, और फिर इस तरह से प्रश्न जो भी आपका आएगा, वो प्रश्न तो एक ही रहेगा, किसी भी पाठ से प्रश्न एक ही रहेगा, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप उसका ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। अगर मार्क्स है 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का कितना लिखना है, 3 मार्क्स का है तो कितना लिखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर स्मृति हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्मृति पाठ का शब्दार्थ सब आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ड आंसर में हो सकता है एक सही शब्द अर्थ रहेगा, बाकी 3 गलत रहेंगे। तो जब तक आपको शब्दार्थ पता नहीं होगा, और ऊट पटांग यदि शब्दार्थ आप लिखेंगे तो मान्य नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए शब्दार्थ भी कंठस्थ होना चाहिए। चैप्टर मैंने आप लोग को बहुत पहले ही दे दिया है पोर्शन, और अब आपका काम है, कल मैंने प्रश्न भी दिया था कि चंद्र बिंदु अनुस्वार वाले सारे चैप्टर से आप लिखेंगे। अभी तो आप लोगों को कल मैंने कहा था गिल्लू पाठ का, अब आज स्मृति पाठ का आप लोग खोज कर लिखेंगे। इसमें भी दिया हुआ है, अनुस्वार दिया हुआ है ना, इसमें भी चंद्र बिंदु दिया हुआ है, इसमें भी बहुत सारे शब्द आपके बनेंगे, विलोम। अब जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पर गिल्लू पाठ में अनुस्वार का सबसे पहला ही दिया हुआ है दिसंबर। दिख रहा है सबको? दिखा? इसी तरह बूंदा बांदी, तो जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि स्मृति पाठ ऊपर लिखेंगे, आज का डेट देंगे, एक कॉपी में बीचों बीच लकीर खींच लेंगे, एक तरफ अनुस्वार वाले शब्द लिख लेंगे, एक तरफ अनुनासिक वाले शब्द। ठीक है। और फिर इस तरह से गांव लिखा हुआ है, उसके बाद चिट्ठियां, इतना लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग भी आपकी सही हो जाएगी। कप कपी। ठीक है। उसके बाद बांधा, माँ, भुंजाने, बांध, डंडा, डंडा पे अनुस्वार है, तो ये अनुस्वार वाले शब्द है। आंगन, आंगन में चंद्र बिंदु है। आशंका। तो इस तरह से क्या होगा कि मान लीजिए कोई शब्द आपको परीक्षा में आता है अनुस्वार लगाने के लिए, चंद्र बिंदु लगाने के लिए, तो आप गलत नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर इधर आइए, सांस। उसके बाद, और ध्यान रखेंगे एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति न हो। ठीक है। कुएं। उसके बाद फिर इसी तरह से फिर आपका सांप है, फिर शब्दार्थ यहाँ पर दिया हुआ है, शब्दार्थ तो करेंगे ही। फिर उसके बाद जब हो जाएगा, उसके बाद आप खोजेंगे आप कि कौन से शब्द का बन सकता है विलोम, पर्यायवाची, है ना।
उसके बाद श्रुति समभिन्नार्थक, ये किस किस प्रश्न का बन सकता है, तो वो सारे शब्द आप पेंसिल से पहले अंडरलाइन करते हुए लिखते जाएंगे। 2 कॉलम फिर बनाएंगे, एक में विलोम लिखेंगे, एक में पर्यायवाची लिखेंगे, और फिर एक में पीछे पेज पलट के श्रुति समभिन्नार्थक। श्रुति समभिन्नार्थक का होता है अर्थ, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब होता है बराबर, भिन्नार्थक यानी अलग अलग अर्थ, भिन्न माने अलग अर्थ, सुनने में जो एक जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग। अब जैसे कल एक बच्चे ने पूछा था उधार और उद्धार, सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, उधार छोटा ऊ ध्वा का धार, उधार, इस शब्द का अर्थ होता है कर्ज। जैसे मोहन ने साहूकार से उधार लिया, तो इसमें कर्ज हुआ, उधार शब्द यहाँ आया कर्ज के रूप में। और उद्धार है ना, गांव के मुखिया ने उस गरीब व्यक्ति का उद्धार किया, कर्ज मुक्त करके उसे उसका उद्धार कर दिया, यानी उसे मुक्त कर दिया, यानी कर्ज से मुक्त कर दिया, उसने अपने कर्ज को छोड़ दिया साहूकार ने, और इस तरह से किसान, बेचारा गरीब किसान का उद्धार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सुनने में एक जैसा लेकिन उसका अर्थ। अब जैसे दीन और दीन, द हर्षी का दिन, इस दिन का अर्थ होता है दिवस, और द दीर्घी का दीन का अर्थ होता है गरीब। ठीक है, तो इस तरह से श्रुति समभिन्नार्थक जो शब्द है वो आपके पाठ में है, तो आप खोजेंगे मिलेगा, नहीं तो फिर श्रुति समभिन्नार्थक कुछ शब्द है जो मैं लिखवा भी दूंगी आप लोगों को, लेकिन पहले आप खुद से कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए अपराध, अपराध शब्द का विलोम निरपराध बनेगा ना, अपराध का निरपराध। प्रारंभ, प्रारंभ का विलोम अंत। सायंकाल, सायंकाल का विलोम प्रातः काल। हाँ, इस तरह से आप शब्द ढूंढेंगे कि किस शब्द का बन सकता है। ठीक है, उसके बाद है फिर यहाँ पर पेज पलटते जाइए, देखते जाइए, इसका आपको ये बनेगा। ठीक है, जिसका नहीं आएगा आप एक जगह लिख कर रखेंगे, जब क्लास होगी उस समय मुझसे पूछेंगे। निराशा शब्द है, निराशा का आशा,